चलिए, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस की VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी विषय इस साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका पहला प्रश्न है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष सही उत्तर है। निकट दृष्टि दोष के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा आपका ऑप्टल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस। दूर लिखा हुआ है 2 शब्द का होता है दूर, और उत्तल 3 शब्द का होता है। तो छोट वाला छोट में और बड़ वाला बड़ में। ऑप्टल लेंस देखिएगा 4 अक्षर का होता है, और निकट देखिएगा 3 अक्षर का होता है। तो बड़ा वाला बड़ा में और छोटा वाला छोटा में। तो आपको ध्यान में रखना है, दूर दृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि हो जाएगा ऑप्टल लेंस। आपका अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस सही उत्तर होता है। अभी मैंने बताया आपको कि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। तो आपको ध्यान में रखना है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका सही उत्तर है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। गोबर एक प्रकार का है, यानी गोबर एक प्रकार का कौन सा गैस है? बायोगैस। सब बायोगैस है, बिल्कुल सही है। गोबर एक प्रकार का बायोगैस है। तो आपको ध्यान में रखना है। कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। तो कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। और कलपक्कम हो गया, वो तमिलनाडु में है। तो आपको ध्यान में रख जाएगा। कडनकुलम, ये भी तमिलनाडु में है। कडनकुलम, कलपक्कम, नाभिकीय संयंत्र, ये दोनों तमिलनाडु में हो जाएगा। कहेगा जो हो गया हो जाएगा आपका कर्नाटक में हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। कौसे कर्नाटक, कौसे कहेगा, आपको ध्यान में रखना है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ऑप्टल लेंस, दर्पण से। ऑप्टल दर्पण आपका सही उत्तर है। ऑप्टल दर्पण, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ऑप्टल दर्पण से। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्टल दर्पण का। तो हजामत बनाने के लिए ऑप्टल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्टल दर्पण, हजामत बनाने के लिए ऑप्टल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सभी बात, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। ऑप्टल दर्पण का काम क्या है? ये जो है छोटा छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। जैसे हजामत बनाने में जो है दाढ़ी छोटा छोटा रहता है, उसको क्या करता है? बड़ा दिखाने का काम करता है। तो उसमें ऑप्टल दर्पण का उपयोग करते हैं। और साइड मिरर में जो है ये में छोटा मतलब बड़ा वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत छोटा शीशा रहता है, उसमें क्या होता है कि साइड मिरर में देखते हैं तो बहुत पीछे तक दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाने का काम उत्तल दर्पण करता है, ठीक है। और छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाने का काम ऑप्टल दर्पण करता है। और सीधा सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, इसीलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? डायऑप्टर। तो डायऑप्टर बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। आपको ध्यान में रखना है, ये सभी पूछे जाते हैं, 100% ये सब पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। साइंस का ये VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आपको रोज हमारे साथ जुड़ना है। हम रोज आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो किरण पुंज कहते हैं, बिल्कुल सही है।
प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के संकलन को कहा जाता है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को संकलन कोलाइड। तो कोलाइड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? 50 से 100 ओम तक। तो 50 से 100 ओम बिल्कुल सही है। मानव शरीर का प्रतिरोध 50 से 100 ओम होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, ओम के नियम में निहित है। एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये 100% पूछा जाएगा आपको। 5 नंबर में भी ओम का नियम पूछा जाता है, और आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ओम के नियम का मतलब कि फॉर्मूला। तो V बराबर IR इसका फॉर्मूला होगा। तो V बराबर IR, V बराबर IR ओम के नियम का फॉर्मूला है, यानी ओम का नियम निहित है V बराबर IR। तो आपको ध्यान में रखना है कि V बराबर IR बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर बिल्कुल सही है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र बिल्कुल सही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण बिल्कुल सही है। निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा? तो निर्गत कोण। आपका अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो आमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, डायनेमो के किस प्रकार के धारा प्राप्त होते हैं? डायनेमो से किस प्रकार के धारा प्राप्त होते हैं? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। तो बिल्कुल सही तो है। तो डायनेमो से दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही धारा मतलब कि प्राप्त किए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही धारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिष्ट धारा दे देगा और प्रत्यावर्ती धारा दे देगा और दोनों धारा दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर मानना होगा दोनों धारा होगा। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव से आपको डायनेमो से क्वेश्चन भी पूछेगा कि डायनेमो जो है कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में बदलता है। ध्यान में रखना। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसी प्रकार से मोटर अगर पूछेगा तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ध्यान में रखना है कि डायनेमो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो कि होता है विद्युत मोटर जो घरों में लगा होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परावर्तित करता है। ये सब पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। आप सभी को पता हो कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। आपका अगला प्रश्न है, नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। यहाँ पे जो है नवीकरणीय से यह तात्पर्य है। नवी मतलब क्या होता है? आपको जोड़ करके पढ़ते हुए चलना है। नवी मतलब होता है नया। तो नया में कौन कौन ऊर्जा आया है? तो सौर ऊर्जा। क्या पहले था? नहीं था, अभी आया है, नया में आया है सौर ऊर्जा। तो वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। वही अगर अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात किया जाए तो अनवीकरणीय के आ जाएगा सूरज, आ जाएगा सूरज की रोशनी। जैसे कि सूर्य के प्रकाश जो है बहुत पहले से आ रहा है, तो अनवीकरणीय हो गया सूर्य की रोशनी, ठीक है। वही नवीकरणीय यानी कि नवीन मतलब नया। तो नया की बात किया जाए तो सौर ऊर्जा हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। तो आपका अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है?
एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतह से। तो 5 सतह से बिल्कुल सही है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है कि 5 सतहों से घिरा होता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आपको ऐसे ही वीडियो रोज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हम लोगों को भी पता चलेगा कि किस प्रकार से और अच्छे बेहतर तरीके से डिस्कशन किया जाए आपके लिए। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन। तो टंगस्टन का होता है। आप सभी को पता होगा कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है, जिससे बल्ब का फिलामेंट फ्यूज नहीं होता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है उसमें। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत, ये तो हो गया। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परावर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परावर्तित किया जाता है तो किससे? मांसपेशियों। तो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन करता है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, अवक्षेप अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेप अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय। अविलेय। आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है अविलेय। अवक्षेप अभिक्रिया से अविलेय यानी कि लवण प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? एकदम वीवीआई एक प्रश्न है, पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा में पूछा जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो बिल्कुल सही है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनाने के प्रक्रम को कहते हैं। अयस्क से, एक बार आप क्वेश्चन को समझिएगा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनाने की प्रक्रम को कहते हैं धातु क्रम कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, उसको धातु क्रम कहते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के उदाहरण? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी उदाहरण है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, जो कि है कि ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात किया जाए कि साग सब्जी जो है इसमें कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन डी। साग सब्जी में जो है विटामिन डी नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या पाया जाता है साग सब्जियों में? तो लोहा अधिक रूप में पाया जाता है, साग सब्जियों में लोहा अधिक पाया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु, ध्यान में रखना है, अधातु कहा गया है। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन बिल्कुल सही है, कमरे के ताप पर जो कि अधातु है ब्रोमीन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन, आपको ध्यान में रखना है। वही धातु के बात किया जाएगा तो धातु में आपका पारा हो जाएगा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु में ब्रोमीन। तो आपको ध्यान में रखना है कि धातु में हो जाएगा पारा, और अधातु पूछ ले तो ब्रोमीन, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, किसे चाकू से काटा? हाँ, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम।
तो लिथियम इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी को चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है लिथियम की जगह सोडियम को भी ऑप्शन में दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है लिथियम सोडियम, इसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा लिथियम। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 7। तो 7 बिल्कुल सही है। ईथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन। एल्केन बिल्कुल सही है। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CnH2n+2 एल्केन हो जाएगा। अब बात करें एल्कीन अगर पूछ ले तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, हो जाएगा एल्कीन का CnH2n। और बात करें एल्काइन अगर आप पूछ ले आपसे एल्काइन, तो CnH2n+2। एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2, एल्केन पूछ ले CnH2n+2 और एल्कीन पूछे CnH2n। एक बार और समझ लीजिए, एल्केन पूछे तो CnH2n+2, अगर एल्कीन पूछे तो CnH2n, अगर एल्काइन पूछे तो CnH2n-2। आपको ध्यान में रखना है, तीनों को कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। तो वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। और बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को कहा जाता है। और मोसले जो कि थे आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को मतलब कि किस आधार पर सजाया गया था? ये प्रश्न बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। और किसने सजाया था? तो मोसले ने सजाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है आवर्त सारणी के बारे में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। आपको ध्यान, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है क्षारीय का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। और अगर अम्लीय की बात की तो अम्लीय का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। जो 7 जिसका 7 होता है वो उदासीन कहलाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि अम्ल किसको, अब अगर मान के चलिए कि जाकर आपको दे दिया जाएगा कि 2 से 4 तक यह अम्ल है या क्षार है, तो इसका पीएच जिसका मतलब कोई भी चीज, जैसे नींबू का हो गया 2.4 है इसका पीएच मान, तो 2.4 पीएच मान जो है नींबू का, ये अम्ल है कि क्षार है? तो ये हो जाएगा क्या? अम्ल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है 7 से कम पीएच मान है। 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। 7 पे है तो उदासीन हो जाएगा। अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी के, तो आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य तत्व किस वर्ग को कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि समूह 18 यानी वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं वो शून्य तत्व कहलाते हैं। और वर्ग 18 में ही हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी आ जाता है। ये सभी अक्रिय तत्व है और इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी अक्रिय गैस है और इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। और ये समूह 18 के तत्व है और समूह 18 के तत्व को शून्य तत्व भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सभी बातों को, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपको 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। हम आपके लिए रोज हर विषय का रोज डिस्कशन क्लास लाते रहते हैं, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।